स्वागत है आपका इस विशेष में। आज हमारे साथ जल विद्युत परियोजनाओं पर जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रविंद्र जुगरान जी, युवा नेता, तेतरा नेता भारतीय जनता पार्टी के। जो जल विद्युत योजनाओं पर जिस तरह की सियासत चल रही है, कांग्रेस किस तरह इसको देखती है? देखिए, सबसे पहले यदि जल विद्युत परियोजनाओं पर राजनीति की शुरुआत किसी ने की थी तो भाजपा की पिछली सरकार ने करी है। अपने धार्मिक एजेंडे को लागू करने की नियत से, धार्मिक एजेंडे से वोट प्राप्त करने के लिए संतों को आगे कर दोषारोपण न करे जाए, अपनी अप्रोच बताएं। निश्चित रूप से उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तो ये चाहते हैं गंगा की पवित्रता, स्वच्छता, उसकी अविरल धारा और उसके अलावा पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। उनकी जितनी भी ऊर्जा की आपूर्ति इस राज्य को हो सकती है, अन्य राज्यों को हो सकती है, हमें उसका पूरा उपयोग करने के लिए, उसकी संभावनाओं का उपयोग करने के लिए आगे आना चाहिए। और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ गंभीरता से यह प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो उन्होंने कुछ कोशिशें की थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए। इसलिए खटाई में पड़ गए क्योंकि जो उनके जिस तरह से किया गया वो कार्य किए गए, वो कार्य कहीं ना कहीं गलत थे, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उसे वापस दी। आज जब परिस्थिति भिन्न है और गंगा की स्वच्छता और उसके निरंतरता उसको बनाए रखने की बात करी जा रही है, उसके कारण कई चलते हुए प्रोजेक्ट पर जो है इस कांग्रेस की केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी अब इस पर किस तरह का दृष्टिकोण रख रही है, किस तरह आगे जो है कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर? राज्य के निर्माण के दौरान भी यह बात सब लोग, वो संघर्षशील जनता कहती थी कि उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। उस समय भी, आज भी विशेषज्ञों का भी अनुमान है, हर पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा जाता था और हर गवर्नमेंट यही कहती थी, हर चीफ मिनिस्टर ने यही कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 35 से 40 हज़ार मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। लेकिन ये दुखद है, ये निराशाजनक है। इस पर कोई राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। स्टेट के लिए पावर बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और हमारी आय के स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा पावर सेक्टर से, ऊर्जा के क्षेत्र से आ सकता है। दुर्भाग्य ये रहा कि राज्य बनने के 11 वर्षों के बाद भी पावर सेक्टर पे जो फोकस होना चाहिए था, हमारे यहाँ जो विद्युत उत्पादन नदियों से ही 35 और 40 हज़ार मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता थी, उसका हम ठीक तरीके से दोहन नहीं कर पाए। मिनिस्टर्स, जो पावर मिनिस्टर्स रहे, वो विभाग हमेशा मुख्यमंत्रियों के पास रहा, तिवारी जी के टाइम से, कोश्यारी जी के टाइम से, और ज़्यादा समय नहीं दिया जा सका उस पर। इसलिए रिजल्ट्स जो हैं, परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। और विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला ये ऊर्जा प्रदेश कई बार जो है विद्युत की कटौती से, विद्युत संकट से उबर के नहीं आ पा रहा। सुरेंद्र जी, क्या हाइड्रो प्रोजेक्ट के बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी भारी अपार संभावनाएं ऊर्जा के उपयोग की, ऊर्जा के दोहन की, ऊर्जा के उत्पादन की इस राज्य में है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा ने अपने सहयोगी संगठनों, आरएसएस के सहयोगी संगठनों को आगे करके, संतों को आगे करके इन पर रोक लगाने की, बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से भाजपा का दोहरा चेहरा हर मौके पर सामने आया है। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अपनी दिशा तय करी है कि हम अपने ऊर्जा स्रोतों को, अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, उनकी अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए एक ठोस नीति बनाएंगे। मैं समझता हूँ वो स्वागत योग्य कदम है और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आखिर इतनी सारी नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियाँ, कहीं ना कहीं केंद्र में भी राष्ट्रीय पार्टी का ही शासन रहा है, तो राष्ट्रीय पार्टी एक मत क्यों नहीं होती? अगर प्रदेश के हित की बात करते हैं आप लोग, तो एक मत क्यों नहीं होती कि इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति आपको मंजूर ना हो? ऊर्जा के क्षेत्र पर अब हमको नए सिरे से इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रतिनिधि हैं हाउस के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, उनको गंभीरत्व दिखाना पड़ेगा
उनको डेप्थ में गहराई से इसका मनन करना पड़ेगा। चिंतनशील होने के साथ साथ एक यूनिफॉर्म कॉमन प्रोग्राम पे इस पे आना पड़ेगा। इसको कांग्रेस और बीजेपी के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा, वरना जो है राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप में ही हम लोग रह जाएंगे। नए सिरे से सभी मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ पक्ष विपक्ष जो है एक पॉलिसी इस पर बन जाए ऊर्जा के क्षेत्र में से स्टेट के अंदर, क्योंकि आज भी इसमें असीम संभावनाएं, वो 35 से 40 हजार विद्युत उत्पादन की क्षमता करने वाला ये प्रदेश है। हमने तो अन्य प्रदेशों को बिजली बेचनी थी, उससे हमको आय होनी थी, लेकिन आज बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमको अन्य प्रदेशों से बिजली खरीदनी पड़ती है। इस पर हम कतई भी पॉलिटिकल इसको नहीं करना चाहिए। ये स्टेट की आय का बड़ा स्रोत है और इसमें अगर राजनेताओं ने गंभीरता नहीं दिखाई, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, तो प्रदेश का नुकसान होगा। सुरेंद्र जी, पहले परियोजना शुरू होती है, फिर परियोजना को बीच में बंद कर दिया जाता है, तो ये जो आधी बंद की परियोजनाएं हैं ये तो पर्यावरण के लिए और बड़ी नुकसानदायक। तो ऐसे में बंद करना कितना किसको से कितना सही मानते हैं आप? जब बंद करने की शुरुआत मैं समझता हूँ माननीय खंडूरी जी के समय में हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। पर्यावरण जिस प्रकार से भाजपा के संतों ने, भाजपा से के ब्रांडेड संतों ने इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर हड़ताल करी है, साजिश की है, और जिस प्रकार से पिछली मुख्यमंत्री खंडूरी जी की सरकार ने खुद सिफारिश कर विभिन्न योजनाओं को बंद कराने की पहल करी, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने और हम लोगों ने उस समय भी इस पर उंगली उठाई थी, और अब सरकार ने ठोस नीति पर बात की है और इसके लिए एक नई पहल करी है। निश्चित रूप से उन संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि हम ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उत्पादन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें, और हमारी सरकार कटिबद्ध है, संकल्प लिया हुआ है। प्रवीण जी, विकास के नाम पर जो ये राजनीति होती है कि पर्यावरण बचाओ और विकास की बलि दे दो, ये आखिर जब इतना पलायन इस प्रदेश से होता जा रहा है, लगभग सीमांत गांव जो है खाली हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये आगे आने वाले समय में कोई एक नई तरह का माओवादी आंदोलन की तरफ तो जो है ये सब कदम नहीं उठ रहा है कि जिस तरह से आप एक परियोजना चलाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर उस पर जो है कोई रोजगार के आप अवसर वहाँ उस जगह पैदा नहीं करते, तो सरकार की ये नाकामी, पहले बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की अब सरकार है, तो ऐसे में आप इस सारी चीज़ को किस अप्रोच से देखते हैं कि विकास की बलि दे देते हैं जब पर्यावरण के नाम पर? पावर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं कहें। पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जनरल खंडूड़ी के टाइम पे बीजेपी की सरकार में ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊर्जा नीति इस स्टेट के लिए बनाई गई, जिसमें विद्युत उत्पादन करने के लिए, विद्युत जनरेशन करने के लिए उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, जो स्थानीय निवासी है, जो डोमोसाइल है, उसको कई तरह का प्रोत्साहन दिए गए, और स्टेट गवर्नमेंट ने बीजेपी के समय पे बहुत अच्छी तरह से विजनरी प्लानिंग इसमें करी। तो ये दोषारोपण करना बार बार ठीक नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि विकास के आपने कहा उसी पॉलिसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, हाईकोर्ट में सरकार ने वही वापस लिए हैं, तो कैसे आप उस नीति को सही बता सकते हैं? दूसरी बात जो आपने कही कि विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए जो पावर की असीम संभावनाएं हैं ऊर्जा सेक्टर में, इस पर काम रुकना नहीं चाहिए। रोजगार लोगों को मिलता है, वो मिलते रहना चाहिए। हम अब जो है नए सिरे से इसकी समीक्षा हो, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स स्टेट में नहीं आए, बजाय इसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेके आएँ, स्थानीयता का, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिले, रोजगार मिले, लेकिन पर्यावरण के नाम पर विकास की बलि देना, इसको स्टेट जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये कुतर्क देना, वितर्क देना और उसके नाम पर मनेरी पाला जैसी परियोजनाएं जो आधी से भी ज़्यादा बन चुकी थी, उनको बंद करना, वो भैरव घाटी की परियोजना उसको बंद करना, ये तर्क संगत नहीं लगते हैं। विकास और पर्यावरण का संतुलन बना के हमको पानी का दोहन करना है, और पानी को बांधना नहीं है, रोकना नहीं है। पानी जो नेचुरल कोर्स में जो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसे बहने दीजिए। छोटी छोटी परियोजनाओं से इस स्टेट का विकास हम पावर सेक्टर में कर सकते हैं, लोगों को